नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जीटी रोड पर सूटकेस में 27 जुलाई को मिली महिला की लाश के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। गाजियाबाद में सब मिलने के बाद पुलिस ने जिस महिला के कत्ल के आरोप में बुलंदशहर में उसके ससुराल पक्ष के लोगों को जेल भेजा, वह जिंदा निकली। इससे साफ हो गया है कि जिस महिला का शव मिला था उसकी शिनाख्त नहीं होने से पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा और उसके कातिल खुलेआम घूम रहे होंगे। साहिबाबाद पुलिस इस मामले में अज्ञात के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर रही है। पुलिस कह रही है कि महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष को फंसाने के लिए गलत शिनाख्त की है। जीटी रोड पर दशमेश वाटिका के पास 27 जुलाई की सुबह एक ट्रॉली बैग से महिला का शव मिला था। शव की शिनाख्त रात को बुलंदशहर की वारिसा के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने महिला के परिजनों को शव सौंप दिया। महिला के ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर महिला के पति आमिर खान और परिजनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सोमवार को इस मामले में एक नया मोड़ आ गया जब वारिसा जिंदा निकली। बुलंदशहर पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने गाजियाबाद पुलिस को सूचना दी। गाजियाबाद पुलिस पहले ही इस मामले में 24 घंटे में शव की शिनाख्त कर अपनी पीठ थपथपा चुकी है। सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। शाम तक पुलिस ने अपनी सफाई में कई तथ्य जारी किए। पुलिस का दावा है कि वारिसा के भाई इस्माइल और मां बूंदो ने शव की शिनाख्त की थी। उसके बाद ही उनको शव सौंपा गया था। पुलिस का कहना है कि शव का डीएनए भी सुरक्षित रखा गया है। महिला के शव की शिनाख्त में पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। जिस महिला का शव माना गया था वो जिंदा निकली है। इसलिए इस मामले में अज्ञात के खिलाफ साहिबाबाद थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक महिला वारिसा ससुराल पक्ष से परेशान होकर और घर छोड़कर नोएडा के बंगेल में अपनी परिचित के यहाँ रुकी हुई है। महिला ने जब समाचार पत्रों में अपनी हत्या होने की सूचना देखी तो उसने पुलिस को खुद ही अपने जिंदा होने की सूचना भिजवाई। रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के उल्लास में अयोध्या नगरी डूबी हुई है। सड़कों, गलियों से लेकर छतों पर केसरिया पताके लहरा रहे हैं। 5 अगस्त को होने वाले राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के लिए 3 दिन तक चलने वाला भूमि पूजन अनुष्ठान कल गौरी गणेश पूजा से शुरू हो गया। यह अनुष्ठान 5 अगस्त तक चलेगा। सोमवार सुबह से भूमि पूजन का कार्यक्रम माता सीता की कुलदेवी छोटी देवकाली और भगवान राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली की आराधना के साथ शुरू हुआ है। पूजन के साथ ही विभिन्न धार्मिक आयोजन भी शुरू हो गए हैं। इस बीच अयोध्या में 5 अगस्त तक मनाए जाने वाले दीपोत्सव की जगमगाहट ही देखते बन रही है। अयोध्या में 5 अगस्त तक सभी मंदिरों और घरों में रंग बिरंगे मिट्टी के दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। राम मंदिर के निर्माण से पहले हो रही इस बेहद खास तैयारी से देश भर के प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों समेत करीब 2000 स्थानों की मिट्टी और 100 नदियों का जल लाया गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक मंगलवार को रामार्चा पूजा होगी। अयोध्या के अधिष्ठाता हनुमान जी हैं, इसलिए हनुमान गढ़ी में भी मंगलवार को निशान पूजा संपन्न की जाएगी। इसके बाद 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों दोपहर में शुभ मुहूर्त में शिलान्यास के कार्यक्रम से पहले वेदी पूजन संपन्न करा ली जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी से हनुमान जी का दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद से वे वर्तमान में जहां रामलला विराजमान है उस मंदिर में भगवान का पूजन करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री भूमि पूजन में भाग लेंगे, जिसके बाद मंचीय कार्यक्रम होगा। भूमि पूजन में अशोक सिंघल के परिवार से महेश भागचंद और पवन सिंघल मुख्य यजमान होंगे। मंचीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत, महंत नृत्य गोपाल दास, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण शुभारंभ कार्यक्रम में कुल 175 अतिथियों को आमंत्रित किया गया है।
इसमें से 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संत शामिल होंगे। इसके साथ साथ अयोध्या के कुछ गणमान्य नागरिकों को भी आमंत्रित किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। कार्यक्रम के लिए करीब 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में जानकारी दी गई। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की घड़ी अब नजदीक आ गई है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री डाक टिकट जारी करेंगे और पारिजात वृक्ष का रोपण भी करेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सोमवार को जानकारी दी। कार्यक्रम में सुरक्षा बंदोबस्त को और मजबूत बनाते हुए निमंत्रण पर सिक्योरिटी कोड का इस्तेमाल किया गया है और ये कोड सिर्फ एक ही बार काम करेगा। सिद्धार्थनगर में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र के पुरानी नौगढ़ चौकी के गांव कल्याणपुर का है। बीती रात लगभग 9 बजे पुराने रास्ते को लेकर चल रहे विवाद में एक पक्ष द्वारा रास्ते को बांस और बल्ली से रोक दिया, वहीं दूसरा पक्ष बांस बल्ली को खोलने लगा। दोनों पक्ष में झड़प होने लगी और ईंट पत्थर चलने लगे। इसी बीच 29 वर्षीय मुकेश पासवान को चाकू लग गया। दूसरी तरफ ईंट और पत्थरों की बौछार इतनी थी कि बगल में रह रहे मुस्लिम परिवार के 3 लोग घायल हो गए। वहीं झगड़े में बीच बचाव करने आए कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं चाकू लगे व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। रास्ते में बम्बू बांधे थे तो वही बम्बू गया मैं छुड़ाने के लिए, सब लोग मुझे मारने लगे। इसमें से इंग्लिश बाप का नाम रामदेव, सोनू बाप का नाम बहादुर और ज्ञानंदर बाप का नाम धर्मराज और अपना विनोद बाप का नाम तिलक राम और अपना काजल बोलते हैं वो लड़के को, पता नहीं क्या नाम है। कैसे मारे आपको? चाकू से और डंडे से। ये जो लोग घायल हुए वो कौन हैं? वो हमारे भाई के ससुर जी हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है किशोरी। उनको कैसे चोट लगी? उनको भी पत्थर फेंक के मारे। केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए तैयारियां कर ली हैं। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन 2020 नीति का मसौदा तैयार किया है, जिसका आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में देश को पूरी मजबूती के साथ खड़ा करना है। प्रस्तावित नीति के तहत रक्षा मंत्रालय के लिए एक ऐसे दिशा निर्देश दस्तावेज के रूप में दिए गए हैं जिसमें देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को प्रोत्साहित कर उसे आत्मनिर्भर और निर्यात में सक्षम बनाने पर जोर दिया गया है। भारत को रक्षा क्षेत्र, एरोस्पेस और नेवल शिप बिल्डिंग सेक्टर में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार कर लिया है। रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता प्रदान करने के उद्देश्य से इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कई घोषणाएं की गई। इनमें शामिल हैं 2025 तक एरोस्पेस, रक्षा वस्तुओं और सेवाओं के 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ रुपए के कुल कारोबार का लक्ष्य। गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एरोस्पेस और नौसेना जहाज निर्माण उद्योग सहित एक गतिशील, मजबूत और प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग विकसित करना। रक्षा मंत्रालय ने आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू डिजाइनों के माध्यम से मेक इन इंडिया की पहल को आगे बढ़ाने पर भी काफी जोर दिया है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अनुसंधान और विकास पर ज्यादा जोर देने के साथ ही नवाचार को बढ़ावा और भारतीय बौद्धिक संपदा के संसाधन बनाए जाने की पहल पर भी इस रक्षा नीति में बल दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने प्रस्तावित नीति के मसौदे पर सभी हितधारकों से 17 अगस्त तक सुझाव मांगे हैं। रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन 2020 नीति का फोकस नए बदलाव लाने पर होगा, खासतौर से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए मौजूदा उत्पादन नीति में प्रोत्साहन दिया गया है। खबर जालौन से है, जहां जिले भर में चेकिंग अभियान चलाया गया।
पुलिस ने 3 संदिग्धों की तलाशी ली और कब्जे से लाखों का मादक पदार्थ बरामद किया गया। आपको बता दें कि त्यौहार को लेकर जिले भर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। वहीं जालन कोतवाली क्षेत्र के कोंच चौराहा से बंगरा रोड पर पुलिस ने 3 संदिग्ध लोगों को रोककर पूछताछ की और तलाशी ली। उनके पास से 175 ग्राम स्मैक बरामद किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 17,50,000 रुपये है। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अवधेश सिंह ने बताया कि चेकिंग के दौरान 3 स्मैक तस्करों को पकड़ा गया है, जो काफ़ी दिनों से स्मैक का धंधा करते आ रहे हैं। श्री सुबोध गौतम क्षेत्राधिकारी जालौन के नेतृत्व में कोतवाली जालौन की पुलिस ने 3 तस्कर पकड़े हैं जो स्मैक लेकर के आ रहे थे। एक के पास से हिमांशु के पास से 25 ग्राम स्मैक, निसार के पास से 100 ग्राम और एक महिला अभियुक्ता है उसके पास से 50 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किया गया। इनके पास से एक मोटरसाइकिल बुलेट भी बरामद हुई है और जो निसार है और किरण, इनके ऊपर पहले से भी आपराधिक इतिहास है। ये अच्छी सफलता रही। सर जनपद में तस्करी करते थे, अंतर जनपदीय या अंतर्राज्यीय, कहाँ से लाते थे? अभी तक इसमें जो निकल करके आया है, जो अभियुक्ता है, ये रहने वाली औरैया की है और जो लोग अपने जनपद के हैं, तो जो जैसे को लिंक जुड़ रहा है, आगे भी जांच की जा रही है। अगर इसका लिंक आउट में इसमें मिलता है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर स्मैक की कीमत कितनी होगी लगभग? स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 17,50,000। अरब सागर के ऊपर मानसून के सक्रिय होने से मुंबई में भारी बारिश हो रही है, जिस कारण कई जगहों पर जल जमाव हो गया है। बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया है, जिससे काफी क्षति हुई है। मौसम विभाग ने मुंबई और उसके उपनगरीय क्षेत्रों में अगले 2 दिनों तक और भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की है। और मुंबई में भारी बारिश से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भूस्खलन हो गया है। भूस्खलन के चलते एयरपोर्ट और शहर को जाने वाले हाईवे एक तरफ से बंद कर दिया गया है, साथ ही ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। बीएमसी ने तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही सभी एजेंसियों को सतर्क रहने को कहा गया है। इसके साथ ही हाई टाइड की भविष्यवाणी को देखते हुए तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया जा चुका है। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर रहा। इससे बाढ़ का खतरा गहरा गया है। उत्तरी दक्षिणी कोलिया, डेमनगढ़, गुनगुन कोठा, उत्तरासोत, मजरिया और कठोर सहित तमाम इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। उत्तरी और दक्षिणी बहरामपुर के घरों में पानी भरा है। इससे चुनौती बढ़ी है। बांधों पर जबरदस्त दबाव बना हुआ है। वहीं शहरी क्षेत्रों में भी कटान का खतरा बरकरार है। गंडक नदी की वाल्मीकि बैराज से पानी छोड़े जाने का सिलसिला जारी है। बैराज से 1,72,200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। नतीजा ये है कि नदियां उफान पर हैं। राप्ती, घाघरा, गौर्रा और रोहिन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। केपियरगंज, सैजनबा, गोरखपुर शहर, खजनी और गोला तहसील क्षेत्र के 80 गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। 21 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, पूरी तरह घिर चुके हैं। फसलें जलमग्न और चौपट हो गईं। अब नाव से ही लोग आने जाने का विकल्प तलाश रहे हैं। इन क्षेत्रों के लोग मवेशियों के साथ बांधों पर आ गए हैं। बारिश का पानी भी अलग अलग स्रोतों से नदियों में आ रहा है। आमी नदी का जलस्तर भले ही नहीं मापा जाता, लेकिन ये नदी फसलों की भीषण बर्बादी करती है। यह नदी आबादी को भी प्रभावित करती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि देश की नई शिक्षा नीति भारत के समग्र परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने एक लेख में लिखा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य ज्ञान आधारित समाज का निर्माण करना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक लेख में नई शिक्षा नीति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा जगत के विभिन्न चिंतकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद सरकार ने नई शिक्षा नीति तैयार की है।
उन्होंने लिखा कि व्यापक, समग्र और दूरदर्शी शिक्षा नीति कौशल और नवाचार पर केंद्रित है, जो युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगी। उन्होंने लिखा कि दुनिया को ज्ञान देने वाले भारत में ब्रिटिश काल में ऐसी शिक्षा व्यवस्था थोपी गई जिसने भारत के युवाओं को उसकी जड़ों से अलग करने की कोशिश की, लेकिन नई शिक्षा नीति भारत को उसकी महान परंपरा और जड़ों से जोड़ते हुए दुनिया के नए विचारों और तकनीक को सम्मिलित कर एक गौरवशाली राष्ट्र के निर्माण में अग्रसर होगी। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में उठाए गए कदमों का स्वागत करते हुए लिखा कि मेडिकल और लॉ कॉलेजों को छोड़कर सभी संस्थानों की देखभाल के लिए एक ही नियामक में लाकर उच्च शिक्षा को केंद्रित और शोध उन्मुख बनाने का प्रयास किया गया है। साथ ही 18 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार के विस्तार को उन्होंने स्वागत योग्य कदम बताया। उन्होंने ये भी कहा कि 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा न सिर्फ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि बच्चे को संस्कृति से भी जोड़ेगी। उन्होंने नई शिक्षा नीति को भारत के शिक्षा के इतिहास में मील का पत्थर बताया। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित अग्रवाल की पत्नी डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल कमरे में फांसी के फंदे पर लटकी मिली। डॉक्टर सुमित ने दरवाज़ा तोड़कर उन्हें कमरे से बाहर निकाला और प्रतापपुरा अपने सफायर अस्पताल में भर्ती कराया। प्रतापपुरा निवासी वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर SC अग्रवाल के छोटे बेटे डॉक्टर सुमित अग्रवाल विभव नगर में रहते हैं और प्रतापपुरा सफायर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते हैं। उनकी 32 वर्षीय पत्नी डॉक्टर दीप्ति और 2 वर्षीय बेटी भी साथ में रहती है। डॉक्टर दीप्ति एनेस्थीसियन है। वह दोपहर तकरीबन 2:30 बजे घर आई। इसके बाद अपने कमरे में चली गई। नौकरानी बिमला और बेटी दूसरे कमरे में बैठी थी। तभी नौकरानी डॉक्टर दीप्ति के कमरे में आई, लेकिन कमरा बंद था तो चली गई। काफ़ी देर तक आवाज़ देते रहे और दरवाज़ा नहीं खुला तो दरवाज़ा तोड़ दिया गया। थाना ताजगंज के प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र कुमार ने बताया कि डॉक्टर दीप्ति ने यह कदम क्यों उठाया, ये पता नहीं चल सका है। डॉक्टर सुमित की शादी वर्ष 2014 में मथुरा की रहने वाली डॉक्टर दीप्ति से हुई थी। उनकी 2 साल की बेटी भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के अलावा कई नेता कोरोना संक्रमित पाए गए और एहतियात के तौर पर अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। उनके दफ्तर की तरफ से जानकारी के मुताबिक उनका स्वास्थ्य बिल्कुल सही है और उनमें कोरोना वायरस संक्रमण का एक भी लक्षण नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने शनिवार की शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की बेटी भी कोविड-19 की जांच में संक्रमित पाई गई और उन्हें भी उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उनके पिता का इलाज चल रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता P चिदंबरम के बेटे और सांसद कार्ति चिदंबरम भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वो होम क्वारंटीन में चले गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज करवा रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोविड-19 की रविवार को कराई गई जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इसलिए उन्हें कुछ दिन और अस्पताल में बिताने होंगे। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।